चैप्टर 1 हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग और स्टडीज का मेन एम होता है पास्ट इवेंट्स की टाइम सीक्वेंस यानी क्रोनोलॉजी को समझना और ये देखना कि ये इवेंट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ अलग अलग घटनाओं को नहीं देखते बल्कि उनके बीच के रिलेशन भी समझते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि नए एविडेंस, डिस्कवरीज और आइडियाज आते रहते हैं जिससे हिस्ट्री को समझने का तरीका और बेटर होते रहता है। फिजिकल और नेचुरल साइंसेज में एम्पायरिकल मेथड यूज होता है जिसे हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड का यूज करके हम जो नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है उसको वेरीफाई करते हैं। इस प्रोसेस से साइंटिस्ट ऐसे लॉज बनाते हैं जो टाइम और प्लेस यानी स्पेस से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो हर जगह और हर टाइम पर सेम ही रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन लॉज को बार बार टेस्ट करके प्रूफ किया जा सकता है, इसलिए ये रिलायबल होते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पास्ट के इवेंट्स और प्लेस पर प्रेजेंट नहीं थे और जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हो चुके हैं उनको दोबारा रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हिस्ट्री में ऐसे फिक्स्ड लॉज बनाना भी पॉसिबल नहीं होता जो हर टाइम और हर जगह पर सेम रहे, क्योंकि हर हिस्टोरिकल सिचुएशन अलग होती है और उसके कंडीशंस भी डिफरेंट होते हैं। शुरुआत में हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को समझ सके ताकि वो उसे सही तरह से पढ़कर उसका मीनिंग समझा सके। साथ ही एक्सपर्ट्स डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। इसके लिए वो कुछ चीज़ें देखते हैं सच एज लेटरिंग स्टाइल यानी लिखने का स्टाइल, ऑथर का राइटिंग स्टाइल, पेपर का टाइप और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सेट्रा। उसके बाद हिस्टोरियन उस डॉक्यूमेंट को और डिटेल में जांच करता है और उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ कंपेयर करके उसकी सही समझ निकालता है। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, उसे समझते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के बारे में है ये हिस्टोरिकल रिसर्च का मेथड पढ़ रहे हैं हम। अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के रेफरेंसेस एग्जामिन करना, यानी जो भी सोर्सेज, बुक्स या डॉक्यूमेंट्स हो उनको ध्यान से चेक करना। डिफरेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस का क्रिटिकल एग्जामिनेशन, यानी हर सोर्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि उसकी सच्चाई और रिलायबिलिटी को जज करते हैं। हाइपोथेसिस बनाना, मतलब एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन या आइडिया बनाना जिसे बाद में प्रूफ या डिसप्रूफ किया जा सके। रेलेवेंट क्वेश्चंस बनाना, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को देखकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेडी करना जो रिसर्च को गाइड करे। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और ट्रांजिशन समझना, यानी डेटा कलेक्ट करके ये समझना कि टाइम के साथ चेंजेस कैसे हुए, ट्रांजिशंस कैसे हुए। कंपैरेटिव एनालिसिस करना, यानी अलग अलग इवेंट्स, प्लेसेस या टाइम पीरियड्स को कंपेयर करके बेटर अंडरस्टैंडिंग लेना। टाइम और स्पेस के रेफरेंसेस समझना, यानी हर इवेंट कब और कहाँ हुआ ये क्लियरली समझना। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स समझना, रिसर्च में यूज होने वाला आइडियाज और थ्योरीज को समझना जो हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में अलग अलग डिसिप्लिन्स के मेथड का यूज किया जाता है क्योंकि सिर्फ एक तरीके से हिस्ट्री को समझना पॉसिबल नहीं होता। आर्कियोलॉजी पुराने ऑब्जेक्ट्स, टूल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा को स्टडी करके पास्ट के बारे में
जानकारी निकालना। आर्काइवल साइंस ओल्ड रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व और ऑर्गेनाइज करने का काम, ताकि उन्हें रिसर्च में यूज किया जा सके। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी पुरानी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने और समझने की स्टडी। एपिग्राफी पत्थर, मेटल या किसी सरफेस पर लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर हिस्ट्री समझना। लेटरिंग स्टाइल का एनालिसिस लिखावट का स्टाइल देखकर उसका टाइम पीरियड और ऑथेंटिसिटी का आइडिया लगाना। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का स्टडी करके उस समय के कल्चर और कम्युनिकेशन को समझना। न्यूमिस्मैटिक्स पुराने सिक्कों को देखकर इकोनॉमी, रूलर्स और टाइम पीरियड के बारे में जानकारी निकालना। जीनियालॉजी फैमिली लीनिएज और जनरेशन्स को स्टडी करके हिस्टोरिकल कनेक्शन समझना। इन सब मेथड्स की हेल्प से हिस्टोरियंस पास्ट को ज़्यादा एक्यूरेटली और डिटेल में समझ पाते हैं। अब आते हैं हमारे 1.1 ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी पर। हमने पहले देखा कि हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे होता है, सोर्सेस को क्रिटिकली कैसे एग्जामिन किया जा सकता है और फिर उस बेसिस पर हिस्टोरिकल नरेटिव लिखा जाता है। इसी क्रिटिकल हिस्टोरिकल राइटिंग को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। जो स्कॉलर या व्यक्ति ऐसा नरेटिव लिखता है उसे हिस्टोरियन कहा जाता है, लेकिन हिस्टोरियन हर एक पास्ट इवेंट को इंक्लूड नहीं कर सकता। वो कुछ सिलेक्टेड इवेंट्स को ही चूज करता है। ये सिलेक्शन और उन इवेंट्स की इंटरप्रिटेशन उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पर डिपेंड करती है, मतलब वो किस सोच, थ्योरी या अप्रोच से हिस्ट्री को देख रहा है। इसी वजह से हिस्टोरियन का लिखने का स्टाइल और हिस्ट्री को प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है। एंशियंट टाइम में हिस्टोरियोग्राफी इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को हिस्ट्री का सेंस नहीं था या वो पास्ट के बारे में जानना नहीं चाहते थे। एक्चुअली पुराने लोग भी अपने एंसेस्टर्स की कहानियां, उनकी ब्रेवरी और लाइफ के इवेंट्स को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना चाहते थे। बस उनके पास लिखने का मॉडर्न सिस्टम नहीं था, इसलिए वो अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते थे, सच एज केव पेंटिंग्स, स्टोरी टेलिंग्स यानी कहानी सुनाने की, सॉन्ग्स और बैलेट्स। आज के टाइम में मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इन सब ट्रेडिशनल मेथड्स को भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस के रूप में देखती है, क्योंकि इनसे हमें पास्ट के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। 1.2 मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड होती है। इसका मतलब है कि हिस्ट्री को स्टडी करने का तरीका साइंटिफिक होता है। ये प्रोसेस रेलेवेंट क्वेश्चंस बनाने से स्टार्ट होता है, जिससे रिसर्च को डायरेक्शन मिलती है। नंबर 2 इज क्वेश्चंस एंथ्रोपोसेंट्रिक होते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब है ह्यूमन सेंटर्ड, यानी हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेनली इंसान और उनके एक्शंस यानी उनके काम या डिसीजंस पर फोकस करते हैं, स्पेशली किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। थर्ड इज आंसर्स रिलायबल एविडेंस पर बेस्ड होते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में जो भी क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग और रिलायबल एविडेंस के साथ सपोर्टेड होते हैं, यानी बिना प्रूफ के कोई बात एक्सेप्ट नहीं की जाती। नंबर 4 इज हिस्ट्री मैनकाइंड की जर्नी दिखाती है। हिस्ट्री को एक तरह से इंसान की जर्नी के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें पास्ट के ह्यूमन डीड्स यानी पास्ट के ह्यूमन के काम और एक्शंस के थ्रू डेवलपमेंट और चेंजेस समझाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत एंशियंट ग्रीक राइटिंग से हुई थी। हिस्ट्री वर्ड भी ओरिजिनली
ग्रीक लैंग्वेज से आया है। हेरोडोटस ने सबसे पहले अपनी किताब द हिस्ट्रीज के लिए हिस्ट्री टर्म का यूज किया था। 1.3 Development of Scientific Perspective in Europe and Historiography। 18th सेंचुरी तक यूरोप में फिलॉसफी और साइंस के फील्ड्स में काफी प्रोग्रेस हो चुकी थी। इस वजह से स्कॉलर्स को लगने लगा कि सोशल और हिस्टोरिकल ट्रुथ्स को भी साइंटिफिक मेथड से स्टडी किया जा सकता है। धीरे धीरे उनका फोकस ऑब्जेक्टिविटी पर बढ़ने लगा, मतलब हिस्ट्री को बिना बायस के समझने की कोशिश की गई। 18th सेंचुरी से पहले यूरोप की यूनिवर्सिटीज मेनली डिवाइन टॉपिक्स पर ही फिलोसफिकल डिस्कशंस करती थी, यानी रिलीजियस टॉपिक्स पर ही फिलोसफिकल डिस्कशंस करती थी। लेकिन टाइम के साथ ये सिचुएशन चेंज होने लगी। 1737 में यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन जर्मनी में एस्टैब्लिश हुई। ये पहली यूनिवर्सिटी थी जहां हिस्ट्री का एक अलग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया गया। इसके बाद धीरे धीरे जर्मनी की और भी यूनिवर्सिटीज हिस्टोरिकल स्टडीज की इम्पोर्टेंट सेंटर्स बन गई, जिससे हिस्टोरियोग्राफी और साइंटिफिक अप्रोच और स्ट्रॉन्ग हो गई। 1.4 इज नोटेबल स्कॉलर्स। हिस्टोरियोग्राफी के डेवलपमेंट में बहुत सारे स्कॉलर्स का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने अलग अलग आइडियाज, मेथड्स और अप्रोचेस दिए, जिससे हिस्ट्री को स्टडी करने का तरीका और बेटर और साइंटिफिक बना। इस सेक्शन में हम कुछ इम्पोर्टेंट नोटेबल स्कॉलर्स के कंट्रीब्यूशंस को समझेंगे, जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी को डेवलप करने में मेजर रोल प्ले किया है। रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट उन इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स में से थे जिन्होंने ये जोर दिया कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को बिना चेक किए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी को क्रिटिकली एग्जामिन करके ही उन्हें सच माना जाना चाहिए। उनकी फेमस किताब डिस्कोर्स ऑन द मेथड में उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स दिए। उनमें से एक रूल काफी इम्पैक्टफुल माना जाता है। किसी भी बात को तब तक सच मत मानो जब तक उस पर डाउट की सारी पॉसिबिलिटीज खत्म न हो जाए। इस आइडिया ने साइंटिफिक रिसर्च मेथड को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि इससे रिसर्च में प्रूफ, लॉजिक और डाउट क्लियर करना जरूरी हो गया। वॉल्टेयर। वॉल्टेयर का ओरिजिनल नाम फ्रांसवा मैरी रॉय था और वो फ्रांस के एक फेमस थिंकर थे। उनका मानना था कि हिस्ट्री लिखते वक्त सिर्फ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ और क्रोनोलॉजी पर फोकस करना इनफ नहीं है। इसके साथ साथ सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर जैसे फैक्टर्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उन्होंने यह आइडिया दिया कि हिस्ट्री को प्रॉपरली समझने के लिए ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंसिडर करना जरूरी है। इसी वजह से कहा जाता है कि वॉल्टेयर को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री को सिर्फ इवेंट्स तक लिमिटेड न रखकर उसे एक ब्रॉडर और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दिया। गेorg विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगल एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी पर इम्पोर्टेंट आइडियाज दिए। उनका कहना था कि हिस्टोरिकल रियलिटी को लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। उनके हिसाब से हिस्टोरिकल इवेंट्स की टाइमलाइन प्रोग्रेस को दिखाती है, मतलब टाइम के साथ सोसाइटी और ह्यूमन लाइफ आगे बढ़ती है। हेगल का ये भी मानना था कि हिस्ट्री का प्रेजेंटेशन टाइम के साथ चेंज होता रहता है, क्योंकि नए एविडेंस मिलते रहते हैं। उनकी फिलॉसफी से कई स्कॉलर्स को ये समझ आया कि हिस्टोरिकल मेथड्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो साइंटिफिक मेथड से थोड़े अलग क्यों ना हो। उनके लेक्चर्स और आर्टिकल्स का कलेक्शन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस नाम की बुक में पब्लिश हुआ है, और उनकी एक और फेमस बुक रीजन एंड हिस्ट्री भी काफी वेल नोन है। लियोपोल्ड वॉन रैंकी
19th सेंचुरी के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन थे जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी को काफी इन्फ्लुएंस किया, स्पेशली बर्लिन यूनिवर्सिटी में। उन्होंने क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च पर जोर दिया। उनका मानना था कि हिस्ट्री लिखने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड हर टाइप के डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान से एग्जामिन करना चाहिए। उनके हिसाब से इस तरीके से हम हिस्टोरिकल ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं। रैंकी ने इमेजिनेटिव नरेशन को क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो सिर्फ फैक्ट्स और एविडेंस पर बेस्ड हिस्ट्री को ही सही मानते थे। उनके आर्टिकल्स का कलेक्शन 2 बुक्स में पब्लिश हुआ है, द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। कार्ल मार्क्स के आइडिया से 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में एक नया स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ। उनका कहना था कि हिस्ट्री सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में नहीं होती, बल्कि रियल लोगों और उनकी लाइफ के बारे में होती है। मार्क्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स डिपेंड करते हैं लोगों की बेसिक नीड्स पर और उन नीड्स को पूरा करने के लिए जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी ओनरशिप और नेचर पर। लेकिन ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सब लोगों को इक्वल तरीके से अवेलेबल नहीं होते। इसी इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हो जाती है। इस डिवीजन से क्लास स्ट्रगल होता है। मार्क्स के हिसाब से पूरी ह्यूमन हिस्ट्री एक्चुअली क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है, जहां जो क्लास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करती है वो बाकी क्लासेस का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करती है। उनकी फेमस किताब दास कैपिटल दुनिया भर में काफी इंपॉर्टेंट और वाइडली रेफर्ड बुक मानी जाती है। अनाल्स स्कूल 20th सेंचुरी के शुरुआत में फ्रांस में स्टार्ट हुआ। ये एक नया हिस्टोरियोग्राफी का स्कूल था जिसने हिस्ट्री लिखने का अप्रोच कंप्लीटली चेंज कर दिया। इस स्कूल के अकॉर्डिंग हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, लीडर्स, वॉर्स या डिप्लोमेसी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हिस्ट्री को समझने के लिए हमें और भी फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, सच एज क्लाइमेट, लोकल पीपल और उनकी लाइफ, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन्स, कलेक्टिव साइकोलॉजी यानी लोगों की सोच और उनके बिहेवियर। मतलब एनाल्स स्कूल ने ये आइडिया दिया कि हिस्ट्री एक्चुअली पूरी सोसाइटी की स्टडी है, न कि सिर्फ रूलर्स और बैटल्स की। इस स्कूल की शुरुआत फ्रेंच हिस्टोरियंस ने की थी और इसने हिस्टोरियोग्राफी को एक ब्रॉडर और मोर रियलिस्टिक डायरेक्शन दी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है हिस्ट्री को विमेन के पर्सपेक्टिव से दोबारा लिखना, रिकंस्ट्रक्ट करना। इसका फोकस सिर्फ इतना नहीं है कि हिस्ट्री में विमेन का मेंशन हो, बल्कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को समझना भी है। सिमोन दी ब्यूवार के राइटिंग्स ने फेमिनिज्म के बेसिक आइडियाज को एस्टैब्लिश करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। वो फ्रांस की थिंकर थी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने ये एम्फेसाइज किया कि हिस्ट्री ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड रही है, इसलिए उस पर्सपेक्टिव को दोबारा सोचना जरूरी है, रीथिंक करना जरूरी है। इस अप्रोच ने हिस्टोरियंस को इंस्पायर किया कि वो विमेन के लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करें, सच एज उनका एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड यूनियंस में रोल, उनके लिए काम करने वाली इंस्टीट्यूशंस, फैमिली लाइफ एक्सेट्रा। 1990 के बाद हिस्टोरिकल राइटिंग्स में विमेन को एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास के रूप में दिखाया जाने लगा, ना कि सिर्फ सपोर्टिंग रोल में। माइकल फोकाल्ट 20th सेंचुरी के एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंच हिस्टोरियन थे
जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अपनी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में कहा कि हिस्ट्री को सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना सही अप्रोच नहीं है। उनका फोकस इस बात पर था कि हिस्ट्री का मेन एम अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचना नहीं, बल्कि पास्ट में हुए चेंजेस और ट्रांजिशन को समझना होना चाहिए। इसलिए फोकाल्ट ने अपने मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नाम दिया, जिसमें वो आइडियाज, सिस्टम्स और चेंजेस को एनालाइज करते हैं। उन्होंने ऐसे टॉपिक्स को भी हिस्ट्री के स्टडी में इंक्लूड किया जिनको पहले इग्नोर किया जाता था, सच एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेडिसिन का डेवलपमेंट, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। इस अप्रोच की वजह से हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप और भी वाइड हो गया। अब हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल इवेंट्स तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन जैसे सब्जेक्ट्स की हिस्ट्री भी लिखी जाने लगी। ओके, टू कंक्लूड दिस होल चैप्टर, इस चैप्टर का मेन टेक अवे ये है कि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट इवेंट्स का सिंपल रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक और थॉटफुल प्रोसेस है जिसमें पास्ट को समझने के लिए डिफरेंट मेथड्स और पर्सपेक्टिव्स यूज किए जाते हैं। टाइम के साथ हिस्टोरियोग्राफी का अप्रोच काफी इवॉल्व हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग मेथड से लेकर साइंटिफिक, एविडेंस बेस्ड और एनालिटिकल अप्रोच तक। अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने आइडियाज से हिस्ट्री को देखने का तरीका बदला, जिससे हिस्ट्री और ज्यादा ऑब्जेक्टिव, इंक्लूसिव और मीनिंगफुल बनी। आज के टाइम में हिस्ट्री सिर्फ किंग्स और वॉर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरी ह्यूमन लाइफ, सोसाइटी और उसके चेंजेस को कवर करती है।
और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।